वेलकम टू भूगोलशाला। मैं हूं पूनम यादव। तो आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज के हमारे क्लास का टॉपिक रहने वाला है वो भूगोल में चाइनीज ज्योग्राफर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ चाइनीज टू ज्योग्राफी या भौगोलिक चिंतन में उन्होंने अपनी कौन सी कार्य हैं या उन्होंने अपनी ख्याति को दर्ज किया है, उसके बारे में आज की हमारी क्लास है। तो इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भूगोल में चाइनीज ज्योग्राफर का योगदान पढ़ने से पहले आज तक की हमारी जो क्लासेस कवर हो चुकी हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भौगोलिक चिंतन में सर्वप्रथम हम बात करें तो यूनानी भूगोलवेताओं ने अपने कार्यों को दर्ज किया है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं यूनानी या ग्रीक फिलोसफर। जिनका भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिसकी हमने पर्टिकुलर एक क्लास बना रखी है और उसके हमने बात कर रखी है। अगला देखिए, ग्रीक के बाद रोमन ज्योग्राफर आए हैं और रोमन दार्शनिकों का रोमन दार्शनिक और भूगोलवेता टॉलमी, स्ट्रैबो, ठीक है, इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्लियर है। तो ये रोमन ज्योग्राफर जो है वो लगभग 5वीं सदी तक है। ठीक है। अगला देखिए, भारतीय भूगोलवेता। भारतीय भूगोलवेता आए हैं और भारतीय भूगोलवेता लगभग 4th से 13th सेंचुरी तक रहे हैं। ठीक है। इसके बाद भारतीय भूगोलवेताओं के दौरान ही चाइनीज ज्योग्राफर भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ज्योग्राफी में वर्क करते हैं। अब इसी ड्यूरेशन में डार्क पीरियड चल रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ यूरोप में चला है। बाकी के अरब की हम बात करें या भारतीय भूगोलवेताओं की या चाइनीज ज्योग्राफर की, ये तीनों ही जो ब्रांचेज हैं वो उसी समय में विकसित हुई हैं, डार्क एज में। तो आप एक नॉर्मली आप 10वीं शताब्दी तक कह सकते हैं, 5वीं से 10वीं शताब्दी तक कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए हैं, पर फिर भी उसमें चाइनीज और इंडियन ज्योग्राफर का अहम रोल रहा है। ठीक है। तो इस समय भूगोल को आगे बढ़ाने का श्रेय जो डार्क पीरियड है उसमें यूरोप का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आकर के, क्योंकि यूनानी और रोमन काल का पतन हो चुका था। इस समय दोनों सभ्यताएं हैं वो लगभग चरम पर थी। क्लियर है। अब इसके बाद भारतीय और चाइनीज ज्योग्राफर हैं। ठीक है। अरब के ज्योग्राफर की हम बात करें, अरब भूगोलवेता, तो अरब भूगोलवेताओं का योगदान 8th से लेकर के 13th सेंचुरी है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे थे, आज की हमारी क्लास है और चाइनीज ज्योग्राफर पे, तो चीनी भूगोलवेता। और चीनी भूगोलवेता एग्जिस्ट करते हैं अरब से भी पहले। तो ये लगभग इनका महत्वपूर्ण योगदान है वो 5वीं सदी में रहता है, या हम कहें कि ये 2nd से लेकर के 4th या 6th तक इनका अहम योगदान रहा है। क्लियर है। वो हम आज के आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद अरब भूगोलवेताएं हैं। अरब भूगोलवेता के अब इसी दौरान हम कहें डार्क पीरियड, डार्क एज है, अंधकाल। ठीक है। इसके बाद पुनर्जागरण काल आता है और पुनर्जागरण से पहले खोज काल आता है, खोज अन्वेषण काल आता है। ठीक है। अब पुनर्जागरण काल के बाद में हम जिसकी हम बात करते हैं जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, जैसे फ्रांसिस स्कूल ऑफ ज्योग्राफी या ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, तो उन सभी स्कॉलर्स का जो योगदान है वो पुनर्जागरण पीरियड में रहा।
तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। चाइनीज ज्योग्राफर का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है ज्योग्राफी में। तो भूगोल में चीनी भूगोलवेताओं का कुछ देखिए मेजर और माइनर इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो भूगोल में हम बात करें कि अहम जो इन्होंने अपनी भूमिका अदा की है चाइनीज ज्योग्राफर ने। तो चाइनीज भूगोलवेता जिनका 2 शासक कालों में महत्वपूर्ण इनका कार्य रहा है। तो पहला है तांग, ओके, और दूसरा पीरियड इनका रहा है दक्षिणी सुंग शासक के काल। ठीक है, तो जब तांग शासक हैं तब उस समय 618 से लेकर के 970 ईस्वी तक, और बाद में दक्षिणी सुंग शासक के समय इनका फिर से कंट्रीब्यूशन आया है और वो है 1127 से लेकर के 1279 ईस्वी। चाइनीज ज्योग्राफर का योगदान रहा। अब चाइनीज ज्योग्राफर की अगर हम बात करें तो चाइना में सबसे पहले इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, तो कागज का आविष्कार या कागज के बारे में सबसे पहले जानकारी चाइनीज ज्योग्राफर में। तो पहला कागजी अखबार भी कहाँ बना है? चाइना में। ठीक है, तो चीनी विद्वानों के द्वारा कागज के बारे में सबसे पहले बात की गई, चुंबकीय सुई के बारे में बात की, गर्तीय कंपास बनाए, और जो कंपास आज हमारे सामने घूम रहा है जिससे हम दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वो कंपास भी किसके द्वारा एक्सप्लोर किया गया? वो कंपास भी चाइनीज ज्योग्राफर के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब ये कंपास दिया गया है और कंपास में भी उन्होंने पर्टिकुलर 2 कंपास की बात की है। एक तो गर्त कंपास उन्होंने दिया है और दूसरा समुद्री कंपास दिया है। ठीक है, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई भी चाइनीज ज्योग्राफर का ही योगदान है। ठीक है, नए नए सर्वेक्षण और चाइना के आसपास लगने वाले क्षेत्र का और पर्टिकुलर चाइना का मानचित्र भी चाइनीज विद्वानों के द्वारा बनाया गया। ओके, ये था महत्वपूर्ण बातें। अब स्टार्ट करते हैं। समय विशेष की बात करें, 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। हाँ, हम सब जानते हैं कि 5वीं शताब्दी में उनका पतन हो गया है रोमन साम्राज्य का। यूरोपीय काल अंधकारमय दौर में प्रवेश कर गया। तो इस ड्यूरेशन में ज्योग्राफी में यूरोप का ज्यादा अधिक योगदान नहीं रहा। तो उस समय चाइनीज ज्योग्राफर ने ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यूनानियों और रोमनियों से या रोमनों से, यूनानियों से और रोमन ज्योग्राफर से काफी दूर दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित चीनियों ने 200 से 1500 ईस्वी के बीच में भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्लियर है? तो यूनान से काफी दूर है और दूर वाले क्षेत्रों से ही चाइना ने ज्योग्राफी में वर्क किया। तो उन्होंने व्यापार मार्ग बनाए। ठीक है, मानचित्र पर जानकारी को चित्रित किया। उन्हीं व्यापार मार्गों के बारे में उन्होंने तात्कालिक ज्ञान, दुनिया के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों की लैंडफॉर्म्स और उनके जीवन का वर्णन भी प्रस्तुत किया। ठीक है, चीनी भूगोल के जनक, नोट कीजिए, चीनी भूगोल के जनक फेई सू थे। ठीक है, अब इनके नाम है वो चाइनीज लैंग्वेज में आएंगे। तो आपको अरब भूगोलवेताओं की हम बात करते हैं तो अल लगा होता है लगभग मोस्टली उनकी रचनाओं में भी और उनके नाम में भी। तो ज्योग्राफर के नाम और उनकी रचनाओं में लगभग अल लगा होता है, तो वो अरब भूगोलवेता होते हैं। चाइनीज में हम बात करते हैं सै का अधिक यूज करते हैं। तो फेई सू थे। इन्होंने 267 ईस्वी में चीनी सम्राट द्वारा लोक निर्माण मंत्री इन्हें नियुक्त किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, मानचित्र रचना उपकरण, चुंबकीय सुई, गर्त कंपास, समुद्री कंपास, नए सर्वेक्षण और मानचित्र कौशल विकास के लिए चीनी ज्योग्राफर जो मध्य युगीन यूरोप में बनाए जा रहे थे, किसी भी नक्शे से कहीं बेहतर गुणवत्ता के नक्शे बनाने में ये सक्षम थे।
ठीक है, तो चाइनीज वालों ने मानचित्र काफी हद तक अच्छे बनाए हैं और चाइना के आसपास लगने वाले एरिया के काफी सुंदर इन्होंने मानचित्र प्रस्तुत किए हैं और कंपास का यूज करते हैं। क्लियर। चलिए, चीनियों ने चीन और पड़ोसी देशों के सुंदर नक्शे बनाने, निर्देशांक और त्रिभुजाकार या हम कहें त्रिभुजाकार पैटर्न से इन्होंने मानचित्र बनाए। नेक्स्ट देखिए, निदम और वांगलिंग 1970 के अनुसार चीनी भूगोल में 5 मुख्य प्रकार हैं। तो चाइनीज ज्योग्राफी को 5 मुख्य भागों में डिवाइड किया है। तो पहला ये ह्यूमन ज्योग्राफी में वर्क करते हैं। तो ह्यूमन मानव शास्त्रीय भूगोल जिसे ची कुंग थू के नाम से जाना जाता है। मानव शास्त्रीय भूगोल को क्या कहते हैं? ची कुंग थू के रूप में जाना जाता है, जो कि 6ठी शताब्दी के मध्य प्रारंभ होता है। नेक्स्ट देखिए, चीन के दक्षिण के देशों के रीति रिवाजों का वर्णन किया है इन्होंने, और उसे क्या कहते हैं? ये फेंग फू ची। ये तो है मानव शास्त्र की कृति। और चीन के दक्षिणी हम कहें कि जीवन शैली का वर्णन जब प्रस्तुत करते हैं तो उसे कहते हैं फेंग फू ची। और अपरिचित क्षेत्रों का वर्णन इन्होंने आई वू ची। अब याद तो आपको ही करना पड़ेगा, याद नहीं करना है, आप इसे किसी चीज से रिलेट करके रखिए, ठीक है। अपरिचित क्षेत्रों का वर्णन इन्होंने आई वू ची, मतलब जहां पर ये गए नहीं है उस क्षेत्र का वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो दोनों ही दूसरी शताब्दी के या ईस्वी के हैं। तीसरा इनका महत्वपूर्ण योगदान है हाइड्रोग्राफिक पुस्तकें। तो इसमें इन्होंने तटीय विवरण प्रस्तुत किया है, जैसे सुईचिंग। सुईचिंग क्या मीन क्या है? जल मार्गों का विवरण प्रस्तुत किया है। अगला देखिए, स्थानीय स्थलाकृति या गजेटियर। ऐसे ये जैसे हुआ यांग पुओची, सिचुआन का ऐतिहासिक भूगोल क्या रहा है इसके बारे जो उनकी कृति है वो यांग पुओची लैंडफॉर्म के बारे में जिक्र करते हैं, जो अधिकतर 4ठी शताब्दी के बाद में लिखे गए हैं। चीन राजवंश 3री और 4ठी शताब्दी के बाद में संकलित ज्योग्राफी विश्वकोश जो स्ट्रैबो के समान शैली, क्योंकि जस्ट स्ट्रैबो के बाद ही चाइनीज ज्योग्राफर आए हैं, तो इन्होंने उनकी रचनाएं पढ़ी हैं और अपने मानचित्र कला में भी उन्होंने इस प्रकार की उनकी विचारधाराओं को इंक्लूड किया है। चीन में एक प्राचीन मान्यता थी कि आकाश गोल, कि अर्थ ही नहीं, अर्थ को अब तक गोल बताया जा रहा था, ठीक है। टालमी तक पृथ्वी को जियो सेंटर्ड या गोलाकार बताया गया है। तो अब चाइनीज ज्योग्राफर कह रहे हैं कि पृथ्वी है वो तो चौकोर है, क्योंकि जो हमें विजिबल होती है सपाट है, चौकोर है। अर्थ कैसी है? चौकोर है, या अर्थ एक वर्ग है। ठीक है, और आकाश कैसा है? गोल है। दूसरी शताब्दी तक ब्रह्मांड, अब चाइनीज ज्योग्राफर हैं वो एस्ट्रोनॉमी में बहुत अपना महत्वपूर्ण रुझान रखते हैं। तो खगोल विज्ञान के 3 मुख्य सिद्धांत उभर चुके थे इनके चाइनीज ज्योग्राफर के। तो काई थियन सिद्धांत क्या कहता है? जिसमें आकाश को पृथ्वी को ढके हुए एक गोलार्ध के रूप में देखा गया था, जिसका आकार एक उल्टे कटोरे इनवर्स बाउल्स स्ट्रक्चर जैसा था, ठीक है। तो एक उल्टे कटोरे के जैसा शेप था आसमान का काई थियन सिद्धांत में। अगला देखिए, हुए थियन सिद्धांत। अब हुए थियन सिद्धांत में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस की बात की जाती है, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए आकाशीय क्षेत्रों में यूनानी दृष्टिकोण के अनुरूप था। अगला देखिए, हेन ये सिद्धांत, जिसमें एक अनंत अंतरिक्ष
या लिमिटलेस स्पेस की परिकल्पना की गई। जो एक अनंत आसमान है, आकाशीय पिंड स्वतंत्र रूप से उसमें तैरते रहते हैं, ये हेन-ये सिद्धांत में कहा जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं। अगला देखिए, फे हसीउ खगोल शास्त्री हैं और मानचित्रकार हैं। इन्होंने आयताकार निर्देशांक पर मानचित्रण किया और उन्होंने सबसे पहले मानचित्रों की सतह पर प्रदर्शित एक अंकित ज्योमेट्रिकल ग्रिड रेफरेंस और आंशिक पैमाने पर उल्लेख किया, अंशांकित पैमाने का उल्लेख किया। ठीक है, इन्होंने विभिन्न स्थानों के बीच अनुमानित दूरी में अधिक सटीकता प्राप्त की जा सके, ऐसा उन्होंने एक ग्रिड नुमा मैप बनाया है और उस ग्रिड के अंदर इन्होंने अंश या हम कहें डिग्री, ठीक है, डिग्री पैमाने का भी इन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये डिग्री मानचित्र बनाने वाले चाइनीज जोग्राफर। अगला देखिए, झांग हेंग। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा कि झांग हेंग जो 78 ईस्वी से 139 ईस्वी, ये बहुत ही प्राचीन है, जो चीनी गणितज्ञ हैं, खगोल शास्त्री हैं और भूगोलवेता भी हैं। तो एक जटिल सिस्मोस्कोप बनाया, सिस्मोग्राफ, जिससे कि हम क्या करते हैं, भूकंप को मापते हैं। तो भूकंप की जानकारी के लिए उन्होंने एक जटिल सिस्मोस्कोप बनाया, जिसके बारे में उनका दावा था कि यह दूर के भूकंप की सटीकता की दिशा भी बता देता है। तो भूकंप दर्ज करने के लिए सिस्मोस्कोप आकार में बेलनाकार, जैसा आप देख पा रहे हैं, बेलनाकार बर्तन की तरह, जिसकी ऊपरी परिधि के चारों ओर 8 ड्रैगन के सिर लगे हुए। ओके, ये ड्रैगन के सिर लगे हुए कितने हैं, 8, जिसमें प्रत्येक के मुंह में एक बॉल थी और नीचे 8 मेंढक लगे हुए हैं। तो जैसे भी अर्थ हिलती है, वाइब्रेट करेगी तो अर्थ, तो जैसे ही अर्थ वाइब्रेट करती है तो ड्रैगन के मुंह से वो बॉल छूटेगी और सीधा आकर के मेंढक के मुंह में आके गिरने वाली है। तो कैसे आएगी, देखिए, भूकंप के आने की दिशा के ड्रैगन की गेंद नीचे मेंढक पर गिरेगी और ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार भूकंप के बारे में पता लगाया जा सकता है कि अर्थ के किस कोने में भूकंप आया है, तो कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से भूकंप आता है उसी डायरेक्शन की ड्रैगन की बॉल है वो उस फ्रॉग के मुंह में जा गिरती है। क्लियर है। अगला देखिए, सुशोंग। तो इनका ड्रेसअप देखिए, इनकी वेशभूषा, कमाल की वेशभूषा पहनते हैं चाइनीज वाले। तो सुशोंग इनका नाम है और चीनी वैज्ञानिक और राजनेता हैं। अंक गणितीय, तारा विज्ञान, ठीक है, स्टार साइंस के बारे में, मानचित्र कला, मैपिंग करते हैं, भू विज्ञान, ठीक है, जियोलॉजी, घड़ी विज्ञान, समय के बारे में बात करते हैं, धातु विज्ञान, ठीक है, जो खनिज और धातु, मिनरलोजी में, प्राणी शास्त्री, प्राणी विज्ञान में काम करते हैं, हर्बल साइंस में काम करते हैं, औषध विज्ञान में काम करते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि सुशोंग इतने सारे फील्ड्स में वर्क करने के बाद एक वैज्ञानिक और एक राजनेता भी थे। तो उनकी सबसे प्रसिद्ध टेक्निकल जो उपलब्धि हम कहें तो अचीवमेंट, इनकी जल चालित खगोलीय घड़ी टावर का निर्माण किया। सुशोंग देख लो कैसे कपड़े पहनते हैं, इतनी सारी फील्ड्स में काम करते हैं और फिर उन्होंने सबसे प्रसिद्धि प्राप्त की, वो जल चालित पानी के द्वारा चलने वाली एस्ट्रोनॉमिकल वॉच इन्होंने बनाई है। एस्ट्रोनॉमिकल घड़ी या खगोलीय घड़ी, जिसको हम कहें खगोलीय घड़ी का टावर इन्होंने निर्मित किया था, जो कि पानी के द्वारा चलता है। ठीक है, सिनई सियांग फायाओ सू का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था। तो सुशोंग का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सिनई सियांग फायाओ सू, ये शोंग सू का महत्वपूर्ण ग्रंथ। ठीक है,
तो चू सू पेन। अब देखिए उसमें भी सू था और इसमें भी सू है, तो आप इसको केवल अकेला शू नहीं बोल सकते हैं। और अगर आप बात करें पोशाक की, तो इनकी पोशाक भी सेम है, तो इसलिए आपको चू सू पेन ही बोलना पड़ेगा। तो आगे देखिए उन्होंने चीन से दूर भूमि को चित्रित किया है, ठीक है। और एशिया में मंगोल के एकत्रीकरण के लिए डेटा और मानचित्र प्रस्तुत किया है। इन्होंने पहचाना कि अफ्रीका एक दक्षिण की ओर इशारा करने वाला ट्रायंगल है, कि अफ्रीका एक साउथ में महाद्वीप है और वो एक ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। तो इस त्रिभुज के बारे में बात करें तो अफ्रीका ये ट्रायंगल साउथ में है, ऐसा हमें पता चलता है। जबकि समकालीन यूरोपीय और अरबी मानचित्रों पर इसे हमेशा पूर्व की ओर दर्शाया गया। लुओ होंगेशियान जो 1504 से 1564 ईस्वी तक रहा है, तो मिंग राजवंश के चीनी मानचित्रकार थे। मिंग राजवंश के चीनी मानचित्रकार थे जो 1579 में लुओ होंगेशियांग ने गुआंग यूतू एटलस प्रकाशित किया। गुआंग यूतू एटलस बनाया जिसमें 40 से अधिक मानचित्र थे। वाओ, ग्रेट जॉब। तो लुओ होंगेशियांग ने काफी अच्छा काम किया है, जिसमें एक ग्रिड प्रणाली, ये सारे हम कहें ज्यामितीय ग्रिड बनाते हैं और उसी पर मानचित्र बनाया इन्होंने। तो पहाड़ों, नदियों, सड़कों, सीमाओं जैसे स्थलों को दर्शाने के लिए एक व्यवस्थित तरीका इन्होंने शामिल किया है। तो अगला और महत्वपूर्ण योगदान ईफू तुआन का। तो ईफू तुआन को हम आज भी पढ़ते हैं और ईफू तुआन का एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी ज्योग्राफी में रहा है। और ईफू तुआन जो कि मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हैं, एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, कई बार मैचिंग में आ जाता है। जो हम वाद की बात करते हैं, प्रत्यक्षवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, मार्क्सवाद या फेमिनिज्म की बात करते, वहीं पर मानवतावादी व्यवहारवादी सोच की बात आती है। तो मानवतावाद का प्रतिपादन करने वाले ईफू तुआन है जो चाइनीज ज्योग्राफर। क्लियर है। और इन्होंने मानव सेंटर्ड या मानवतावादी भूगोल में काम किया है और इसी प्रसिद्धि के कारण से इन्हें फादर ऑफ ह्यूमैनिटी कहते हैं या मानवतावादी भूगोल के जनक कहते हैं। फिर आगे नोट लगा हुआ है। तो विडाल डी लाप्लास की बात हम सुनते हैं। अभी तो हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, बट जनरली इतना तो हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में फ्रांस में हम कहें कि मानवतावाद या ह्यूमन सेंटर्ड थ्योरीज देने वाले, कि मानव सब कुछ है, संभवतावाद के जनक विडाल डी लाप्लास, वो मानव को सेंटर्ड में रख करके सोचते हैं, प्रकृति को कमजोर और मानव को शक्तिशाली समझते हैं। तो मानव सर्वे सर्वा है, ऐसा कहते हैं विडाल डी लाप्लास। लेकिन मानव सेंटर्ड ज्योग्राफी होनी चाहिए, क्योंकि मानव के इर्द गिर्द ही सभी आवश्यकताएं और सभी आपूर्ति है वो सीमित रहती है। तो मानवतावादी भूगोल के पिता ईफू तुआन है, लेकिन मानव भूगोल के जनक विडाल डी लाप्लास। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। और मानवतावादी भूगोल के जनक ईफू तुआन है और मानव भूगोल के जनक विडाल डी लाप्लास, जो कि फ्रांसीसी ज्योग्राफर है। फ्रांसीसी भूगोलवेता है और साथ में ही संभववाद के जनक हैं। अब ईफू तुआन के द्वारा एक महत्वपूर्ण रचना रचित की गई है, एक पुस्तक छापी गई है इनके द्वारा, स्पेस एंड प्लेस द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, स्पेस एंड प्लेस द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस, ईफू तुआन की बुक है। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पे।
तो चाइनीज ज्योग्राफर का महत्वपूर्ण योगदान हमने देखा, जिसमें सबसे पहले प्राचीन शास्त्रीय युग में चीनी भूगोल सिद्धांत निर्माण से ज्यादा अवलोकन चीजों और प्रक्रियाओं से संबंधित था। ठीक है, अवलोकन किया, बाहर की दुनिया को खोजा, जीवन शैली को पढ़ा है, जिस दुनिया को हम जानते हैं उससे बाहर की दुनिया के बारे में भी विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। चीनी भूगोल में अरस्तु की निगमनात्मक प्रक्रिया के साथ में समानता पाई जाती है। ठीक है, निगमनात्मक पद्धति में काम किया है। चीन में ये सामान्य से विशेष की बात करते हैं, तो सामान्य से विशेष में अनुभवजन्य तथ्यों को के आधार पर तैयार की गई मौसम रिपोर्ट जो संभवतः 13वीं ईसा पूर्व है। ठीक है, अगला देखिए, भौगोलिक लेखन का सबसे पुराना कार्य चीन के उन 9 प्रांतों के संसाधन उत्पादन का सर्वेक्षण है, जिसमें चीन 5वीं शताब्दी से ईसा पूर्व में विभाजित करते हैं। तो प्रत्येक प्रांत के लिए उन्होंने मिट्टी की प्रकृति, उत्पादों के प्रकार, परिवहन के मार्ग प्रदान करने वाले जल मार्ग का वर्णन प्रस्तुत किया है, इसी में इन्होंने गर्त, कंपास और समुद्री कंपास बनाए। अब देखिए, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक चीनियों ने जल विज्ञान चक्र की प्रकृति के बारे में जान लिया था, और प्लेटो के समकालीन चीनी दार्शनिक मेंगत्जू या मेंसियस, जो कन्फ्यूशियस के 2 शताब्दी के बाद थे, दोनों ने वनों की कटाई और कटाई के स्थानिक परिणामों के बारे में एक समान दृष्टिकोण विकसित किया, और क्या कहा कि एक बार पहाड़ के ढलानों से कटे हुए जो जंगल हैं तब तक फिर से नहीं उग सकते हैं जब तक कि ढलानों पर मवेशी या बकरियां चरती हैं, क्योंकि वो फिर वापस से उसे समान अवस्था में ला देते हैं। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में चीनी इंजीनियर ने नदियों द्वारा लाई हुई गाद का सटीक मापन किया। ठीक है, जो कि बाढ़ के मैदान की हम बात करते हैं। अगला देखिए, 2री ईसा पूर्व चीनी के हान वंश के पास सबसे पुराना जनगणना डेटा है, तो ये जनगणना भी सबसे पहले कर लेते हैं, और जिसमें इन्होंने 12.4 मिलियन घरों में रहने वाले 57.7 मिलियन लोगों की आबादी दिखाई गई। ठीक है, तो घरों की संख्या 12.4 मिलियन, घरों में रहने वाले 57.7 मिलियन लोग दर्ज किए हैं इस पॉपुलेशन सेंसस में, जो सबसे पुराना हान वंश में पहली जनगणना हो चुकी थी। अन्य तकनीकी आविष्कार में कागज बनाना, तो कागज बनाने का काम है वो सबसे पहले चाइना में किया गया, और किताबों की छपाई भी की गई। वर्षा और हिमपात मापने के लिए वर्षा मापी का उपयोग किया गया, और नेविगेशन रास्ते दिखाने के लिए चुंबकीय कंपास का यूज किया गया। क्लियर है? फेई हिशु ने चीनी मानचित्र कला के रूप में जाना जाता है, तो फेई हिशु को मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। ये माना जाता है कि चीनी भूगोलवेत्ता चांग चेंग ने 128 ईसा पूर्व भूमध्य सागरीय सभ्यता की भी खोज की थी। तो ये यूरोप भी गए हैं और इनके द्वारा भूमध्य सागरीय सभ्यता की भी खोज की है। तो चीनी भूगोलवेत्ता सेन कुआ ने 1074 में पर्वत क्षरण के बारे में विचार प्रस्तुत किया, यानी हम कहें अपरदन की संकल्पना के बारे में बात किया है कि पहले पर्वत कटते हैं और उनसे पर्वत का क्षरण होता है। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें चाइनीज ज्योग्राफर के द्वारा बताई गई हैं। और इसके बाद अरिस्टोफेन ने चीन के लोयस प्रांत पर भी वर्क किया है, जिसमें लोयस मिट्टी का जमाव वाला एरिया है, उस पर काम किया है। तो इसी प्रकार से चाइनीज ज्योग्राफर जिनका मुख्य कार्य भूगोल में रहा है, उसके बारे में आज के हमारी क्लास थी। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी और आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो इसी के साथ फिलहाल ये है क्लास का एंड, और मिलते हैं हम नेक्स्ट की क्लास में, जिसमें खोज काल या नेक्स्ट की क्लासेस के बारे में हम बात करें। तो इसी के साथ ये है क्लास का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.